हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं ऑफिस में बैठी घर जाने का इंतज़ार कर रही थी। इस बारिश ने एक पल के लिए भी रुकने का नाम ही नहीं लिया था। मैं कब से इस इंतज़ार में थी कि बारिश हल्की हो तो मैं ऑफिस से निकलूँ और घर के लिए निकलूँ। मगर रात के 9 बजे तो मुझे यकीन हो गया कि बारिश अगले सुबह तक भी नहीं रुकने वाली है। तो मैं अकेले ही ऑफिस से निकल पड़ी। सब लोग अपनी गाड़ियों से जा चुके थे। मुझे ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था। फिर कुछ समय बाद मैंने बारिश रुकने के इंतज़ार में निकाल दिए। 9 बजे के करीब जब अंधेरा पूरी तरह फैल गया और बार बार घर से फ़ोन आने लगा तो मुझे भी परेशानी होने लगी और कोई रास्ता न बचा। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि बस मैं कुछ ही देर में ऑफिस से निकल रही हूँ, आप परेशान न हो। मेरे फ़ोन की भी चार्जिंग नहीं थी। माँ परेशानी के कारण में पूछ रही थी कि इतनी बारिश में कैसे आओगी। मैंने कहा मम्मी, कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी, रिक्शा या टैक्सी, जो भी मिला, बस मैं सीधे घर आऊँगी। मैंने यह कहकर फ़ोन काट कर दिया। फाइल सर पर रख कर निकल पड़ी, जैसे वह कोई फाइल ना हो बल्कि कोई छतरी हो। कुछ ही देर में आड़ी तिरछी बारिश ने मेरे पूरे शरीर को पूरी तरह भिगो दिया। दिसंबर की सर्दी और तूफ़ानी बारिश जिसने हर तरफ जल थल कर दी थी। यूँ लग रहा था जैसे घर जाते जाते मेरी आइसक्रीम जम जाएगी। सामने का मंजर बारिश की वजह से नज़र ही नहीं आ रहा था और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं अंधेरा छाने से पहले क्यों न निकल गई। तेज़ तेज़ चलते हुए मैं रिक्शा और टैक्सी की तलाश कर रही थी, लेकिन इस कदर तूफ़ानी बारिश में न रिक्शा मिला न टैक्सी, बल्कि दूर दूर तक सड़क सिर्फ खाली नज़र आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। पीछे ऑफिस में भी कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं मदद मांगती। ऐसे में मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चल रही थी, लेकिन इस बारिश में कदम उठाना भी मुश्किल था। न गड्ढे का पता चलता था न कीचड़ का। इतने में अचानक एक गाड़ी आकर मेरे बहुत करीब रुक गई। मेरी सांस थम गई। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर इस तूफ़ानी बारिश में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। लेकिन अब जब वो गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई तो मेरी सांस भी रुक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी मुझे नज़र आने लगा। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैंने गहरा सांस ली। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बॉस पंकज थे। ब्लैक पैंट कोट पहने वो मेरी ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो मैं कुछ घबराहट का शिकार हो गई। वो सख्ती से कहने लगी, जल्दी आओ। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरा भीगे हुए कपड़े गाड़ी के सीट को भी भिगो गया था। मेरे कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। कपड़े भीग जाने की वजह से मेरी खूबसूरती दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने दुपट्टे को ठीक किया, फाइल गोद में रख दी। इस कदर अंधेरे में इतनी बारिश में मैं कहाँ जा रही थी। बॉस का मुझे इस बेवजह सवाल का कोई मतलब समझ में नहीं आया। ये भी भला कोई बात पूछने की थी। बॉस ने मुझे सर से पाँव तक देखा। दिल में अनजाने से जज्बात पैदा हुए, मगर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोल पड़ा, अच्छा, मुझे तो लगा था कि खुदकुशी करने का इरादा है। ये सुनकर मैं कुछ झुंझला गई। इतनी ज़ोरदार बारिश, इतना अंधेरा, आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि क्या कुछ हो सकता था आपके साथ? बॉस ने गाड़ी चलाते हुए मुझे डांटा। वास्तव में समय का अनुमान नहीं लगाया। मैं काम में इतनी बिजी थी कि समय का पता ही ना चला। जब काम से फ्री हुई तो एहसास हुआ कि बारिश तो हल्की हुई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। मैं बहुत परेशान थी। यह सोचकर ऑफिस से निकल गई कि शायद कोई रिक्शा या गाड़ी मिल जाए। मैंने नज़रें चुरा ली और
मैट पर गिरते अपने बालों में पानी को देखने लगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपके घर छोड़ दूँ। एड्रेस बताएं। मैंने जल्दी से अपना एड्रेस बता दिया, जिसे सुनकर बॉस ने चौंक कर मुझे देखा। मुझे लगता है कि वाकई आपका दिमाग ठीक नहीं है। आप जो एड्रेस बता रही हैं वो यहाँ से बहुत दूर है और बहुत ही छोटा सा इलाका है। इतनी ज़ोरदार बारिश में तो वहाँ कीचड़ पानी भर चुका होगा। बहुत मुश्किल है कि हम आसानी से वहाँ पहुँच सकेंगे। मेरे ख्याल से तो आज आपको ऑफिस आना ही नहीं चाहिए था। बारिश का पता पहले से हो चुका था। वो गुस्से में एक नज़र मुझ पर डाल कर देखने लगे। मेरी आंखों में आंसू भर आ गए थे। चेहरे पर डर देख लिया था। बॉस ने अपने गुस्से पर काबू किया। कहने लगे, यहाँ से मेरा घर करीब है। आज रात आप वहीं पर गुजार ले। साथ ही मुझे देखा। मैं एक पल के लिए घबरा गई। नहीं, मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। बॉस ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगे, अगर आप अपनी मम्मी को पूरी स्थिति के बारे में बताएंगी तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि वो खुद आपसे यही कहेंगे कि इस तूफ़ानी बारिश में इतना मुश्किल रास्ता ना अपनाएं। बॉस ने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली थी। उसकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे। मेरे बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन थे जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी। आज बॉस को ऑफिस से निकलने में कुछ वक्त लगा था, मगर उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बेवकूफ़ होंगी कि ऐसे तूफ़ानी बारिश में अकेले ऑफिस से निकल पड़ूंगी। और अब जिस इलाके की मैं बात कर रही थी वह वाकई कीचड़ और बारिश से पानी की वजह से आधा डूबा हुआ था। वहाँ जाना रात के अंधेरे में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसीलिए बॉस ने मुझे भी साफ मना कर दिया था। कुछ देर बाद वह मुझे अपने घर में लेकर दाखिल हुआ। मैं सर्दी से पूरी तरह काँप रही थी। पानी से भीगे हुए कपड़े ने मेरे शरीर को काँपने पर मजबूर कर दिया था। हाथ और पाँव पूरी तरह नीले पड़ गए थे। बॉस को मेरी हालत का अच्छे से अंदाज़ा था, इसीलिए घर में दाखिल होते ही उसने एक ज़ोरदार आवाज़ नौकरानी को लगाई। बॉस की आवाज़ पर नौकरानी दौड़ी चली आई। बॉस, क्या आदेश है? ये वैशाली है, मेरे ऑफिस में काम करती है। इनको रेनू के कमरे में ले जाओ। इन्हें कोई कपड़े दो और खाने वगैरह का पूछ लो। यह आज की रात रेनू के कमरे में रहेगी, बॉस ने नौकरानी को कहा। नौकरानी को देखकर मेरी जान में जान आई थी, वरना अभी तक मैं सारे रास्ते यही सोचती आई कि मैं अपने बॉस के साथ घर में किस तरह रहूँगी, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता था कि मेरे बॉस अकेले रहते हैं। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुका है। नौकरानी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। मैडम जी, ये रेनू मैडम का कमरा है, वो आपकी जैसी हैं, उनका हर कपड़े आपको आ जाएंगी। ये कहकर उसने खुद ही अलमारी खोलकर काफ़ी सारे कपड़े निकाल दिए। उनमें से जो भी आपको पसंद हो पहन लीजिए। मैंने जल्दी से एक फ्रॉक उठाया और वॉशरूम में जाकर उसे बदल लिया। एक बड़ी सा दुपट्टा को अपने ऊपर लपेटकर मैं कमरे से चलते हीटर के करीब बैठकर हाथ सुखाने लगी। मेरी नज़र बिस्तर पर पड़े बॉस के कोट पर थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ठहर गई थी, जिसे मैं पत्थर दिल और बेरहम समझती थी। इस समय में उसी बॉस ने मेरी मदद की थी। नौकरानी कमरे से कहीं बाहर गई हुई थी। कुछ देर के बाद वह वापस आई और कहने लगी, मैडम जी, आप क्या खाना पसंद करेंगी? आदेश करें, मैं बस कुछ देर में तैयार करवा दूंगी। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, अरे मैडम, आप चिंता ना करें, आप हमारी मेहमान हैं और बॉस तो मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए ना, रेनू मैडम का कमरा कैसे आपके लिए खुलवा दिया, वरना रेनू मैडम का कमरा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बहुत गुस्से होती हैं। नौकरानी की बात पर मैं चौंक गई और मैंने उससे पूछा, रेनू मैडम कौन है? मैंने बहुत हैरानी से सवाल किया। जहाँ तक मुझे मालूम था, बॉस अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और उसके आगे पीछे कोई नहीं था।
रेनू मैडम बॉस की बुआ की लड़की है। वैसे तो उनका घर बाहर गांव में है, लेकिन वह पढ़ाई के लिए यहीं शहर में रहती हैं। अभी छुट्टियां होने पर वो गांव गई हैं, लेकिन यह कमरा उनका ही है। कोई इस कमरे में आए या किसी चीज़ को इस्तेमाल करे, यह उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बॉस भी किसी को इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं देते। वो रेनू मैडम से बहुत प्यार करते हैं। आप यकीनन बहुत ख़ास होंगी जो आपको इस कमरे में आने की इजाज़त मिल गई है। ये कहकर नौकरानी मुस्कुराई, जबकि मैं एकदम बुरी तरह चौंकी। बॉस की ज़िंदगी में कोई लड़की भी है? यह बात ना जाने क्यों मुझे उस वक्त बहुत बुरी लगी थी। हालांकि मेरा बॉस से कोई संबंध नहीं था, ना कोई रिश्ता था, बस ऑफिस की हद तक मुलाकात थी। मगर रेनू का नाम आने पर दिल में एक आग सी लग गई थी। मगर अपने आप को काबू पाते हुए मैं कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऑफिस से वापसी पर मुझे गाड़ी नहीं मिली। बारिश की वजह से मैं भीग रही थी, तो बॉस ने मुझसे हमदर्दी कर ली। मैंने शर्मिंदगी से सफाई दी। मेरी बात पर नौकरानी सर हिलाने लगी। फिर वो खुद ही मेरे लिए बहुत कुछ खाने को ले आई। थोड़ा बहुत ही मैंने कुछ खाया था। मुझे तो बस सुबह का इंतज़ार था। अपनी माँ को फ़ोन करके मैं बता चुकी थी कि मैं सुबह आऊँगी। मेरी माँ को भी शांति हो गई थी। रात के 1 बजे के करीब मुझे बेचैनी से होने लगी। अनजान जगह, नया कमरा, नींद तो नहीं आनी थी। नरम बिस्तर पर कभी दाएं कभी बाएं करवट बदल रही थी। बेड पर डबल गद्दा बिछा हुआ था, जिस पर मैं पहली बार लेटी थी। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई। चारों तरफ सन्नाटा था। इतना बड़ा बंगला मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं यूं ही धीरे धीरे कदम उठाती पहले नीचे के हिस्से में घूमती रही, फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गई। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मेरे कदम रुक गए, क्योंकि वही कमरा था जिसके अंदर लाइट जल रही थी। मैं वहीं जमकर खड़ी हो गई। फिर गिटार की आवाज़ बंद हुई तो मैंने पलटने का इरादा किया, लेकिन इतने में उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया और मेरी नज़र सामने खड़े आदमी पर ठहर सी गई। काले कपड़े में वह बिल्कुल अलग सा लग रहा था। दिल के तारों को छिड़क हुआ कोई खूबसूरत राजकुमार, जो किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार होता है। मैं जैसे पलक झपकाना ही भूल गई। दूसरी तरफ बराबर की आग तो बॉस के दिल में भी जल उठी थी। वो गौर से मुझे देख रहा था। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। अनोख में आँखों में हम दोनों ने एक अनजान सफ़र तय कर लिया था। फिर कुछ देर बाद बॉस ने मुझसे पूछा, सब ठीक तो है? आप आराम नहीं कर रही? क्या कोई तकलीफ़ है? मैंने नौकरानी से भी कहा था कि आपका ख़ास ध्यान रखे। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस गिटार की आवाज़ पर यहाँ चली आई थी। आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। मैंने बॉस की तारीफ़ की। फिर उन्होंने कहा, मेरी माँ बहुत अच्छी गिटार बजाती थी, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। जब कभी उनकी याद आती है तो इस कमरे में आ जाता हूँ। ये दरअसल मेरी माँ जी का कमरा है। बॉस ने धीरे से अपनी माँ का जिक्र किया। एक पल में ही मुझे महसूस हो गया था कि वह अपनी माँ को याद करके उदास हो गए हैं। इससे पहले कि और कुछ बात होती, अचानक ही दरवाजे खिड़कियों ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। हवा के तेज़ पर्दों को पूरी तरह उड़ा चुके थे। डर के मारे मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर बॉस के बाजू को थाम लिया। बिजली ज़ोर से कड़क रही थी। लगता है आज ही सारी बारिश हो जाएगी। मेरी हालत देखकर बॉस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बॉस ने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, परेशान ना हो, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बॉस का हाथ छुड़ाती या वापस अपने कमरे में जाती। मैं परेशानी के कारण में यहाँ वहाँ देखने लगी। बॉस मुझे खुद हाथ से पकड़कर अपनी माँ के कमरे में ले गए, जहाँ एक तरफ गिटार था और दूसरी तरफ बेड के सामने की दीवार पर
एक मर्द और औरत के साथ एक बच्चे की फ़ोटो थी। मुझे समझने में समय न लगा कि यह बॉस के माता पिता थे। बॉस ने मुझे बेड पर बिठाया, अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा, आपके नाखूनों ने बड़े गहरे ज़ख्म कर दिए हैं। बॉस की बात पर मैंने चौंक कर देखा तो बॉस की हाथों पर वाकई मेरे नाखूनों से निशान पड़ गए थे। मैंने शर्मिंदगी से क्षमा मांगने लगी। बॉस ने मुस्कुराकर मेरी क्षमा को स्वीकार किया। आप यहाँ आराम से सो जाएं। सुबह मैं खुद आपको आपके घर भेज दूँगा। वो मुझे नरमी से समझाने लगा, क्योंकि मेरे चेहरे का डर बॉस को साफ नज़र आ रहा था। मैंने इनकार में सर हिलाया और जल्दी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती। बॉस ने गहरी सांस भरी और कहने लगा, नौकरानी भी अपने कमरे में वापस जा चुकी है और कमरे से यहाँ तक का पैदल रास्ता 5 मिनट से ज़्यादा का है। बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए इस समय मैं उन्हें वापस नहीं बुला सकता। मुझे लगता था कि आप कमरे में सो गई होंगी, इसीलिए मैंने उन्हें भेज दिया। आप यहाँ बैठ जाए ना। मैंने मजबूरी में बॉस को ही कमरे में रुकने का इजाज़त दे दी। वह आश्चर्य से मेरा चेहरा देखने लगा, फिर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, आप आराम करें। बॉस ने कुर्सी पर बैठते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि मैं सुकून से बिस्तर पर लेट जाऊँ, लेकिन मैं इस कदर बेचैन और परेशान थी कि बस एक कोने में बेड पर टेक लगा कर बैठ गई। मेरी नज़र बॉस के चेहरे पर जमी थी। उसकी चौड़ा मत्था और ऊंची नाक उसे खूबसूरत होने के साथ साथ अभिमानी भी बना रहे थे। 3 घंटे ऐसे ही गुजरे। बॉस को शायद नींद आ गई थी कि अचानक ही बादल इतनी ज़ोर से गरजे कि मेरी चीख निकल गई। मैं दौड़कर बॉस के पास पहुंच गई। मेरा बस चलता तो मैं एक बार फिर से बॉस के हाथों को मजबूती से पकड़ लेती, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी चीख। बॉस ने आंखें खोलकर मुझे देखा था। मैं बुरी तरह कँपा रही थी। बॉस ने धीरे धीरे उठकर अपना कंबल उतार कर मेरे कंधे पर डाल दिया और मुझे दोबारा बेड तक ले आए। क्यों इस कदर डरती हूँ? बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, इस पर इतना डरी क्यों हो? वो मेरे इतने करीब थे कि मैं उसकी सांसों की गर्मी को बहुत करीब से महसूस कर पा रही थी। फिर मैंने उसे धीरे से बता दिया कि मैं इस कदर डरी क्यों थी। इस शहर में आने से पहले जब मैं छोटी थी तब हम लोग एक गांव में रहते थे और उस गांव में बिजली गिराने की वजह से मेरे परिवार के बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए थे। यही वजह थी कि मुझे बिजली से कड़कने की आवाज़ से बहुत खौफ आता है। बचपन की भयानक यादों ने मुझे घेरे हुए थी और आज भी मैं उसी माहौल में थी। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बॉस ने मुझे धीरे धीरे बिस्तर पर लिटाया और खुद मेरे सिराने बैठ गए। उस पल मुझे बॉस का व्यवहार बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि बॉस की मौजूदगी में मुझे थोड़ा सा हौसला मिला था। मैं इस कदर थकी हुई थी कि मेरी आंखें बंद हो गई थी। उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आई। सुबह आँख खुली तो बॉस का ड्राइवर मुझे घर छोड़ आया। नौकरानी जिद करने लगी कि आप नाश्ता करके जाएं, मगर मुझे तो अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। सड़कें पानी में डूब चुकी थी, हर तरफ पानी था। मुझे देखते ही मेरी माँ गले से लग गई, कहने लगी, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी इतनी मदद कर दी, वरना ना जाने क्या होता। मैं अपनी माँ के गले से लगकर बॉस के बारे में ही सोच रही थी। मुझे आज भी वह दिन याद था जब मैं पहली बार ऑफिस गई थी। हर किसी ने यही बताया कि बॉस बहुत ही खड़ूस किस्म का आदमी है। 32 साल का वह इंसान किसी की परवाह नहीं करता और खड़े खड़े बेइज्जत कर देता है। इसीलिए मैं शुरू से ही उनसे बहुत डरी डरी रहती थी, लेकिन पिछली रात ने मेरे देखने का विचार बदल दिया था। बॉस सख्त और खड़ूस शख्स नहीं था,
जो ऑफिस में नज़र आता था, बल्कि वो एक नर्म दिल और एहसास करने वाला इंसान था। और यह बात मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी। मुझे बॉस के नाम पर दिल में गुदगुदी का एहसास हुआ था, लेकिन फिर नौकरानी की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। बॉस रेनू से बहुत प्यार करते थे। उसके कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं देते। मैंने रेनू को देखा तो नहीं था, लेकिन बेवजह ही मैं रेनू के बारे में सोच रही हुई। ना जाने वो कौन थी जो बॉस के दिल में थी। कपड़े बदल कर मैंने रेनू के कपड़े अपनी माँ के हवाले किए। मम्मी, इन्हें ध्यान से धोना, ये बॉस की रिश्तेदार के कपड़े हैं, उन्हें वापस करने होंगे। मैं कल ऑफिस जाऊंगी तो इन्हें ले जाऊंगी। माँ ने वो सूट ध्यान से धोकर डाल दिया था, जो अपनी कीमत खुद बता रहा था, जबकि मैं सोफे पर टेक लगाए रात का मंजर फिर से याद करने लगी। अगले दिन जब मैं हमेशा की तरह ऑफिस पहुंची तो मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मेरी नज़रें बॉस को देख रही थी। मेरे हाथ में वो बैग था जिसमें रेनू के कपड़े थे। फिर कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं बॉस के केबिन में जाकर ये कपड़े उनके सौंप दूँ। इसी विचार के तहत मैं सिक्योरिटी को सूचित करते हुए बॉस के कमरे में दाखिल हुई। देखकर मुझे हैरान रह गए, क्योंकि बॉस कमरे में अकेले नहीं थे, बल्कि इसके साथ एक दुबली पतली नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। मैंने कपड़ों को बैग टेबल पर रखते हुए बॉस को बताया कि ये रेनू के सूट हैं जो वो वापस करने आई है। इससे पहले कि बॉस कुछ कहता, उस नाजुक खूबसूरत लड़की ने बैग उठाकर ज़मीन पर मारा और हाथ उठाकर मुझसे कठोर आवाज़ में कहा, उस रात तो तू मेरे कमरे में घुस आई, लेकिन अगर भविष्य में कदम रखा तो मैं जान ले लूँगी तेरी। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मेरे कपड़े पहनो, और अब इतनी हिम्मत कि तुम अपनी उतारे कपड़े मुझे वापस करने आ गई। उठाओ ये जोड़ा और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं रेनू तुम्हारी उतरे कपड़े पहनूंगी? रेनू गुरूर की देवी बनी हुई थी। मेरे चेहरे पर एक रंग चढ़ गया। मैंने पंकज बॉस को देखा। वो धीरे से कहने लगा, आप अपने कमरे में जाएं, मैं कुछ देर बाद आपको बुलाता हूँ। मैं एकदम ही हैरान हुई थी। मैंने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए टेबल से सर टिका लिया। मुझे अपनी औकात पल भर में याद आ गई। दिल में रात भर जो जज्बात पलते रहे वो अपनी मौत मर गए थे। कहाँ मैं और कहाँ बॉस जैसी अमीर और खूबसूरत सारे ऑफिस में बातें हो रही थी, और मेरे लिए नज़र उठाना मुश्किल हो गया था। इससे पहले कि मैं छुट्टी लेकर वापस घर के लिए रवाना होती, रेनू मेरे कमरे में आकर मेरे सर पर खड़ी हो गई, और उसके आगे जो कुछ रेनू ने कहा वो सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। रेनू मुझसे गुस्से में पूछ रही थी कि उस रात मैंने किस तरह बॉस को अपने जाल में फंसा लिया, और मैं अपने बॉस को फंसाने के लिए किस हद तक नीचे गिरी थी। यह सुनकर मुझे लगा कि मेरे सर पर छत आ गिरी हो, मेरे कंधे पर किसी ने भारी वजन डाल दिया हो। मैंने एक नज़र सारे ऑफिस पर डाली। सब मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे दामन पर जो दाग लगने वाला था वो बहुत काला था। बॉस को फंसाने वाली एक मिडिल क्लास, लालची और चरित्रहीन लड़की, यह इल्ज़ाम सुन के मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर अगले दिन ही बॉस घर आए और मेरी माँ से बात की और मेरा रिश्ता अपने लिए मांग लिया। मुझे लगा बॉस रेनू से प्यार करता है, मगर बॉस ने मुझे बताया कि वो रेनू को अपनी छोटी बहन की तरह समझता है। इसीलिए मैं इस शादी के लिए हाँ कहती हूँ, क्योंकि रेनू रूठ के अपने घर चली गई। अब मैं बेफिक्र थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरे बॉस के दिल में ही मैं ही बसती थी, और यही वजह थी कि आज मैं इज्जत से बॉस की पत्नी बनकर जी रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और कहानियाँ जायज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।